Hello students, today we are discuss about the potentiometer। मतलब आज हम लोग पोटेंशियोमीटर पर डिस्कस करेंगे। पोटेंशियोमीटर क्या है, इसका क्या यूज है, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। कल आप लोगों ने मीटर ब्रिज स्टडी किया था, उस पर न्यूमेरिकल्स भी आपने देखा था। आज जो है हम लोग पोटेंशियोमीटर पर डिस्कस करेंगे और ये पोटेंशियोमीटर एंड पोटेंशियोमीटर का एप्लीकेशंस, इसी पर ये चैप्टर आपका एंड हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियो हेलो, हाँ हाँ पहुंच गया। हाँ हाँ स्टार्ट कर दिया है। तो पोटेंशियोमीटर आज ये टॉपिक है जिस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। पोटेंशियोमीटर पर क्या है, व्हाट इज द पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर क्या है, इस पर डिस्कस करना है। तो इट इज ए डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर द potential difference between the part of a wire or comparison the EMF of two cell or also to measure the internal resistance of the cell। ये है आपका पोटेंशियोमीटर। क्या आपको मैंने बताया कि पोटेंशियोमीटर इज ए डिवाइस दैट इज यूज्ड टू measure the potential difference any part of a wire or comparison the EMF of two cells or the internal resistance। ये पोटेंशियोमीटर है। इस पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है, ये बताएंगे। फिर आपको हम बताएंगे कि किस तरीके से जो है पोटेंशियोमीटर से टू सेल के ईएमएफ में कंपैरिजन किया जा सकता है, यानी हाउ कैन यू कंपैरिजन द ईएमएफ ऑफ टू सेल विद द हेल्प ऑफ द पोटेंशियोमीटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले यहाँ से कि क्या पोटेंशियोमीटर है। तो इट इज ए डिवाइस that is used to measure the potential difference a part of wire or comparison the EMF of two cells or internal resistance of the cell। ये है आपका पोटेंशियोमीटर। अगर कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज द पोटेंशियोमीटर, तो आप ये बताएंगे कि इट इज ए डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस ए पार्ट ऑफ वायर और कंपैरिजन द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ये हो गया आपका पोटेंशियोमीटर के बारे में। अब देखा जाए कि इसका कंस्ट्रक्शन क्या हो सकता है। कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत क्या होता है कि पोटेंशियोमीटर में हम लॉन्ग वायर लेते हैं। दैट वायर इज आल्सो मेड ऑफ द मैग्नीन और कांस्टेंट। उस वायर को हम एक कार्डबोर्ड पर जो है फिक्स कर देते हैं, लेकिन उतने बिग लेंथ को कार्डबोर्ड पर फिक्स करने के लिए उसको हम इक्वल लेंथ में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। और उस इक्वल लेंथ को उस कार्डबोर्ड पर जो है 1 मीटर के डिस्टेंस पर उन वायर को हम कनेक्ट करते जाते हैं।
इस तरीके से पोटेंशियोमीटर का कंस्ट्रक्शन किया जाता है। आप डायग्राम से समझ जाएंगे कि किस तरीके से पोटेंशियोमीटर का कंस्ट्रक्शन किया गया। हाँ हेलो, हाँ ये यस देखिए, सर। ये पोटेंशियोमीटर वायर है। जैसे हमने वायर लॉन्ग ले लिया, जैसे ये इस फिगर के अंतर्गत हमने 4 मीटर लॉन्ग वायर लिया, 1 मीटर का हमने 1 2 3 4 का 4 पार्ट कर दिया। इस 4 पार्ट को हमने ला करके क्या कर दिया, यहाँ पर ज्वाइंट कर दिया। देखिए देखिए इस तरीके से पोटेंशियोमीटर का कंस्ट्रक्शन किया गया। ये कॉपर स्ट्रिप है। तो पोटेंशियोमीटर का हमने 4 मीटर लॉन्ग वायर लिया, 4 मीटर लॉन्ग वायर को 4 इक्वल पार्ट, 1 मीटर लेंथ के हमने इक्वल पार्ट किया, और इस 4 इक्वल पार्ट को कॉपर स्ट्रिप का हेल्प लेते हुए मैंने एक दूसरे से ज्वाइन कर दिया। देखिए ये आपका 1 मीटर लेंथ का कॉपर वायर, ये कॉपर कह रहे हैं, ये कॉपर स्ट्रिप है, और ये मैग्नीन या कांस्टेंट का वायर है जिसको हमने यहाँ पर ला करके फिक्स कर दिया। फिर दूसरा 1 मीटर लेंथ का हमने मैग्नीन और कांस्टेंट वायर लिया, जिसको फिर इसके साथ मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। ये कॉपर स्ट्रिप है, ठीक है। इस तरीके से हमने जो है यहाँ पर 4 मीटर लॉन्ग वायर को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया, जिसका नाम हमने रखा ए बी। अब इस तरीके से ये भी एक फुल लेंथ ऑफ वायर का काम करेगा, जबकि ये 4 इक्वल पार्ट है, और 4 इक्वल पार्ट को हमने कॉपर स्ट्रिप का हेल्प लेते हुए एक दूसरे से ज्वाइन कर दिया, ताकि हमको स्पेस कम मिले। लॉन्ग वायर को पुट अप करने के लिए हमको कम इस बोर्ड पर जो है इक्वल पार्ट में हम जो है मैग्नीन और कांस्टेंट वायर को लेकर के कॉपर स्ट्रिप का हेल्प लेते हुए हम एक दूसरे से ज्वाइन कर देते हैं। इस तरीके से वो आपका जो है जो जो लेंथ ऑफ वायर है वो कंप्लीट एक लेंथ ऑफ वायर फॉर्म हो गया ए और बी। अब करंट अगर यहां से हम अगर इस पॉइंट ए को हमने बैटरी B1 से ऐड कर दिया, फिर अमीटर, रिहास्टेट की और ला करके बी से ऐड कर दिया। सपोज कर लीजिए कि अगर की को हम ऑन कर दे तो बैटरी B1 से करंट जो है इस वायर में फ्रॉम ए टू बी आपका फ्लो होगा, ठीक है। तो इस तरीके से पोटेंशियोमीटर का कंस्ट्रक्शन किया गया। पोटेंशियोमीटर में जितना ही लॉन्ग वायर होगा उतना ही आपको जो है मेजरमेंट करने में इजी होगा, इसीलिए हम लॉन्ग वायर लेते हैं पोटेंशियोमीटर में। तो ये पोटेंशियोमीटर का कंस्ट्रक्शन है। तो अगर आपसे पोटेंशियोमीटर पूछा जाए तो आप इसको बता दें, साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन में आप डायग्राम को बना दें। आप कोई जरूरत नहीं है डायग्राम को एक्सप्लेन करने की, आप केवल डायग्राम बना देंगे तो भी आपका वर्क हो जाएगा। तो ये पोटेंशियोमीटर का डायग्राम। इस पोटेंशियोमीटर के डायग्राम में एक बार आप फिर देख लीजिए आप
हमने कॉपर मैग्नीन आर कांस्टेंट के 4 इक्वल पार्ट ले लिया, उस 4 इक्वल पार्ट को कॉपर स्ट्रिप की सहायता से एक दूसरे से ज्वाइंट कर दिया। इस तरीके से एक कंप्लीट हमारा जो है मैग्नीन आर कांस्टेंट वायर ए बी फॉर्म हो गया। ए और बी के बीच हम एक बैटरी अमीटर रिहास्टेड की को ऐड कर देते हैं। इस तरीके से हमारा ये सर्किट जो है कंप्लीट हो जाता है पोटेंशियोमीटर वायर का। तो पोटेंशियोमीटर क्या है, इसका कंस्ट्रक्शन आपने स्टडी किया। अब एराइजेज होता है क्वेश्चन कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। कोई डाउट? हेलो, नो सर। कोई डाउट? नो सर। नो सर। कोई डाउट? ओके। ये तो हम लोग इस पर प्रिंसिपल इसके बारे में डिस्कस करें। प्रिंसिपल क्या है इसका? लेट अस कंसीडर ए वायर। ध्यान से आप देखिए, प्रिंसिपल आपको हम बता रहे हैं। प्रिंसिपल पहले है क्या, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस between any part of a wire is directly proportional to the length। सपोज कर लीजिए कि हमने एक वायर लिया जिसका हमने लेंथ यल सपोज कर लिया, इसके बीच में हमने पोटेंशियल डिफरेंस भी प्रोड्यूस किया जिसके वजह से इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है और इस वायर का रेजिस्टेंस कैपिटल आर। मतलब लेट अस कंसीडर वी टेक ए वायर ऑफ लेंथ यल whose resistance is capital R, and when we applied the potential difference V between the end of the wire, then electric current I is flow inside the conductor। बट एक क्वेश्चन आपको इसमें याद रखना होगा, प्रिंसिपल एक्सप्लेन करते समय आपको प्रिंसिपल में लिखना होगा कि द करंट फ्लो इनटू द वायर दैट इज कांस्टेंट। इसका मतलब कि वायर में हम जो करंट फ्लो करा रहे हैं वो क्या है, कांस्टेंट है। यानी ये करंट आपका कांस्टेंट है, यानी कांस्टेंट करंट हम फ्लो करा रहे हैं। तो प्रिंसिपल लिखते समय आप ये इतना लाइन जरूर लिखेंगे कि व्हेन वी अप्लाइड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए पार्ट ऑफ वायर, है ना, देन पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर व्हेन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इनटू द वायर इज रिमेन्स कांस्टेंट। ये आपका पॉइंट्स होगा। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने एक फिगर लिया है, आप चाहेंगे तो इस फिगर को एक्सप्लेन भी कर सकते हैं अपने आंसर बुक में कि लेट अस कंसीडर ए वायर ऑफ लेंथ यल whose resistance is capital R and we applied the potential difference between the end of a wire, then constant current flow into the wire। इतना आप पॉइंट्स लिख देंगे। अब आइए इसका हम प्रिंसिपल निकालते हैं। R is equal to rho L upon A, where L is the length of wire and A is the cross sectional area of wire and rho is the specific resistance। You know that। इस फार्मूले के बारे में आप स्टडी कर चुके हैं कि जो मैंने वायर लिया है जिसका लेंथ L है और रेजिस्टेंस हमने R लिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका ये सपोज कर लेते हैं, तो उसका रेजिस्टेंस R is equal to rho L by A होगा। According to Ohm's law, you know that the value of R is equal to V upon I rho L upon A। This formula is written V is equal to rho L I upon A। इस फार्मूले को और भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, V अपॉन L इज इक्वल टू रो I अपॉन A। इस फार्मूले में आप देखिए रो इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द वायर दैट इज रिमेन्स कांस्टेंट, ये इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। इसका मतलब कि जो वायर मैंने लिया है वो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर मैंने लिया है, यानी उसका एरिया रिमेन्स क्या है, कांस्टेंट है। साथ ही साथ हमने कंडीशन भी रखा है कि जो इसमें करंट फ्लो हो रहा है वो रिमेन्स क्या है, कांस्टेंट है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये हो जाएगा आपका रो आई अपॉन ए इज कांस्टेंट, कांस्टेंट हो गया। और चलिए इस कांस्टेंट को हमने एक पर्टिकुलर नेम दे दिया, कैपिटल के ले लिया, तो ये हो गया V अपॉन L इज इक्वल टू K और V इज इक्वल टू KL, वेयर
के इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, के को हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। तो क्या आपने देखा कि V अपान L इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो V अपान L इज इक्वल टू कांस्टेंट क्या रिप्रेजेंट करता है? यह रिप्रेजेंट करता है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली लेंथ, एंड रियली दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ द पोटेंशियोमीटर। फिर इसके बाद कन्वर्ट कर दिया कि हमने कांस्टेंट को के सपोज कर लिया, उस के को हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो एक लाइन में ये कह सकते हैं आप कि पोटेंशियल लेंथ ऑफ द वायर इज कॉल्ड द पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ द मीटर पोटेंशियोमीटर। तो कंडीशन मिला आपसे, क्या इसमें आपको कॉन्सेप्ट मिला कि जो पोटेंशियोमीटर का जो कॉन्सेप्ट है, जो प्रिंसिपल है, वो किस पर डिपेंड कर रहा है? तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पार्ट ऑफ ए वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ इफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इनटू द वायर इज रिमेन्स कांस्टेंट। और उसके बाद हमने इसका प्रिंसिपल में सॉल्व करते समय लास्ट में जब हमने पहुंचा तो हमको फार्मूला मिल गया V बराबर KL, वेयर K इज द कांस्टेंट, दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड द पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इट्स यूनिट इज वोल्ट पर मीटर, यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट का यूनिट हो गया वोल्ट पर मीटर। तो आपको अगर एग्जाम में पूछा जाए कि व्हाट इज द पोटेंशियोमीटर, draw the figure of the potentiometer and also write the principal, तब आपका फुल यहां तक एक क्वेश्चन बन जाएगा आपका। तो कभी कभी आपको क्वेश्चन यहां तक पूछता है कि पोटेंशियोमीटर क्या है, फिर उस पोटेंशियोमीटर का डायग्राम बनाइए, फिर उसके बाद उसका प्रिंसिपल लिखिए। तो इस तरीके से आपका ये प्रिंसिपल जो है एंड हो जाता है पोटेंशियोमीटर का। कोई डाउट? हेलो? नो सर। नो सर। कोई डाउट नहीं। देखिए जब पोटेंशियोमीटर आपका खत्म हो गया, कई बार एग्जाम में एक नंबर में क्वेश्चन पूछा है, आपको मालूम होना चाहिए कि 20 मार्क 1 मार्क क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन आपका जो है ऑप्शनल क्वेश्चन होगा, उसमें क्वेश्चन होगा और उसका जिसमें आपको करेक्ट आंसर पर टिक करना होगा। क्वेश्चन जो है आपको वन वर्ड में आंसर देना होगा और 5 आपका ट्रू एंड फॉल्स भी हो सकता है, यानी कुल मिलाकर के 20 क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। तो याद रखिए ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट। 4 ऑप्शन दे दिया और कह दिया कि आप जो है उसका यूनिट उसमें से सही आंसर पर करेक्ट करिए। तो अगर फार्मूला आपको याद है तो आसानी से आप यूनिट लिख सकते हैं, ठीक है। और 1 मार्क क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि what is the definition of potential gradient or find the potential gradient। चलिए अब आपको हम बताएंगे कि एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, जिस एप्लीकेशन के अंतर्गत हम पहला एप्लीकेशन यूज करेंगे कि कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल विद द हेल्प ऑफ द पोटेंशियोमीटर। कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। देखिए यही हमारा एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन 2 है, देयर आर द 2 एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर, जिसमें से हम फर्स्ट आपको एप्लीकेशन बताने जा रहे हैं। क्या? कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल। अगर आपको 2 सेल दे दिया जाए तो आप पोटेंशियोमीटर से किस तरह से कंपैरिजन करेंगे उनके ईएमएफ में। तो अब इसको बताने के लिए आपको फिर हमको पोटेंशियोमीटर का फिगर ड्रा करना पड़ेगा। देखिए
चलिए हमने ए और बी पोटेंशियोमीटर वायर ले लिया, इस ए को हमने ला करके बैटरी से ऐड कर दिया, इस बैटरी का नाम हमने B1 दे दिया। यहां पर सपोज कर लीजिए कि हमने अमीटर ऐड कर दिया और ये हो गया रिहास्टेट। फिर इसको ला करके हमने यहां से मैंने इसको बी से ऐड कर दिया, हमारा सर्किट ये बन गया आपका। अब हमको दो सेल जो जिसका यहां पर सपोज कर लीजिए कि हम यहां पर एक स्विच भी लगा दे रहे हैं की, चलिए हमने ये पोटेंशियोमीटर का डायग्राम सपोज कर लिया कि ए बी इज द पोटेंशियोमीटर वायर, बिटवीन द ए एंड बी वी ऐड ए बैटरी B1, अमीटर ए, रिहास्टेट एंड की। हमने ये ऐड करके सर्किट कंप्लीट कर दिया। अब हमारा पॉइंट ये है कि कंपैरिजन करना है ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। तो चलिए हम दो सेल यहां पर लेते हैं, 1 and 2। देखिए हमारा डायग्राम ये कंप्लीट हो चुका है, ध्यान से देखिए। ए बी इज द पोटेंशियोमीटर वायर, बिटवीन द ए एंड बी वी ऐड द बैटरी B1, अमीटर ए, रिहास्टेट की। Also we take the two cells whose EMF are E1 and E2, whose positive pole is add to the A and negative poles are add to the double way key। इसको डबल वे की कहते हैं, डबल वे की। and double way key add to the galvanometer and also galvanometer add to the jockey, that jockey freely move on the potentiometer wire। मतलब मैंने क्या बताया कि हम दो सेल लेते हैं जिनका ईएमएफ E1 एंड E2 है, दोनों सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को ए से ऐड कर दिया, निगेटिव टर्मिनल को डबल वे की से ऐड कर दिया और डबल वे की को गैल्वेनोमीटर की सहायता से हमने जाकी से क्या कर दिया, ऐड कर दिया। एंड दैट जाकी मे बी फ्रीली मूव ऑन द पोटेंशियोमीटर वायर। लेकिन आपके माइंड में एक क्वेश्चन उठता होगा कि पोटेंशियोमीटर वायर हमने ए और बी देखा है, तो यहाँ पर इसको ना दिखाएं, आप इसको उठा करके आप फिगर को जो है पोटेंशियोमीटर वायर पर ले जाके दिखाइए। इसको हम यहां से गैल्वेनोमीटर और यहां से ला करके हमने ये आपका ये हमारा जो है पोटेंशियोमीटर वायर है, तो इसको हमने जे सपोज कर लिया। अब हमारा फिगर कंप्लीट हो चुका है। जब फिगर कंप्लीट हो गया तो अब इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। फिर से एक बार डायग्राम में अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, फिर से एक बार देख लीजिए कि हम पोटेंशियोमीटर वायर ए और बी के बीच बैटरी B1, अमीटर, रिहास्टेट की को ऐड कर देते हैं। जिन दो सेलों के ईएमएफ में कंपैरिजन करना होता है, उन सेलों के पॉजिटिव टर्मिनल को हम ए से और निगेटिव टर्मिनल को डबल वे की से ऐड कर देते हैं। ठीक है, डबल वे की को हम गैल्वेनोमीटर की सहायता से जाकी से ऐड कर देते हैं, ये जाकी है, और इस जाकी को हम इस पोटेंशियोमीटर वायर पर स्लाइड कर सकते हैं, यानी टू एंड फ्रो मूव करा सकते हैं। लेकिन याद रखिए, ड्यूरिंग द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज इग्नोर। फ्रिक्शन को क्या कर दिया गया, इग्नोर कर दिया गया, यानी फ्रिक्शनलेस मूवमेंट होता है। जब ये खत्म हो गया तो हाउ
कैन यू मेजर द ईएमएफ ऑफ टू सेल, कैसे मेजर करेंगे आप? तो देखिए इसको दो स्टेप में हम आपको बता रहे हैं। स्टेप फर्स्ट, एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलिए। सर ये जो जॉकी मूव कराएंगे हाँ सर, वो अगर हम 4 मीटर के वायर को 4 हिस्सों में रखे रहते हैं तो चारों में से किसी पे मूव करा हाँ, सकते किसी हैं पर ना? भी मूव करा सकते हैं आप। हमको नल पोजीशन लेना है, ठीक है नल पोजीशन के लिए हमको किस वायर पर रखने पर नल पोजीशन मिलेगा, ये तो हम एक्सपेरिमेंट करके ही पता लगा पाएंगे, क्योंकि आप यस जानते हैं, सर, समझ में आ रहा है ना, किसी पर भी आप रख सकते हैं। लैब में आप जाएंगे तो ठीक है आपको सर, कार्डबोर्ड पर जो है आपको 5-6 जो है वायर जो है 1 मीटर लेंथ पर जो है एक दूसरे से ज्वाइन करके बनाया गया है। तो नल पोजीशन के लिए आप जाकी को उसके किसी भी वायर पर आप मूव करा सकते हैं, तब तक मूव कराते रहेंगे जब तक कि आपको नल पोजीशन नल पोजीशन ना मिल जाए। ना मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सर। तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि इनिशियली पुट ऑन द, यानी इनिशियली स्विच के इज ऑन। सबसे पहला काम क्या करते हैं कि स्विच के को हम ऑन कर देते हैं। और आपको मालूम है या इस डायग्राम से भी आप सपोज कर सकते हैं कि जब हम स्विच के को ऑन कर देते हैं तो इस बैटरी B1 से इस पोटेंशियोमीटर वायर में करंट फ्रॉम ए टू बी फ्लो होने लगता है। यह होगा डायग्राम से। जैसे ही आप इस स्विच को ऑन कर देंगे बैटरी से करंट पोटेंशियोमीटर वायर में फ्रॉम ए टू बी मूव होता है। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि पोटेंशियोमीटर वायर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाता है। उसके बाद क्या करते हैं कि डबल वे की से हम जो है सेल E1 को सर्किट में इन करते हैं। इन करने का मतलब समझ रहे हैं? डबल वे की से जब हम जो है इस सेल E1 को सर्किट में इन करते हैं तो सेल E1 से करंट का फ्लो होगा, लेकिन E2 से फ्लो नहीं होगा। नहीं होगा। हाँ, ये कहने का मतलब है कि हम डबल वे की से सेल E1 को सर्किट में इनपुट करते हैं, जिससे सेल E1 से करंट फ्लो होता है, जबकि सेल E2 ओपन सर्किट में करंट का फ्लो नहीं होता है। आफ्टर दैट उसके बाद हम जाकी को पोटेंशियोमीटर वायर पर स्लाइड कराना शुरू करते हैं। सपोज कर लिया, लेट अस कंसीडर कर लिया कि जब हम जाकी को पोटेंशियोमीटर वायर के पॉइंट जे पर पुट करते हैं तो नल पोजीशन मिलता है। क्या मिलता है आपको? नल पोजीशन। कब? जब हम जाकी को पोटेंशियोमीटर वायर के पॉइंट ए पर हम जे पर पुट कर देते हैं तो नल पोजीशन मिलता है। इसका मतलब कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं होता। तो क्यों नहीं डिफ्लेक्शन होता है, इस पर आपको देखना है कि जब जाकी को जे पर रख देते हैं तो ए और जे के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जिसको हमने वी और ए जे मान लिया, सपोज कर लीजिए कि जाकी को जब हमने जे पर रखा तो ए और जे के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वी ए जे है। वो वी ए जे रियल में जो है सेल के इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E1 के क्या हो जाता है? सेल के E1 के यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के इक्वल होता है। आप कहेंगे ये कैसे? याद रखिएगा, क्योंकि करंट का फ्लो नहीं हो रहा है, और करंट का फ्लो न होने का मतलब ये हुआ कि ए और जे के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेल E1 के इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के इक्वल है, बट इन अपोजिट हो जाता है। इसलिए गैल्वेनोमीटर में करंट का फ्लो नहीं होता है। फिर हम इसी में कह सकते हैं कि इफ लेंथ ए एंड जे इज इक्वल टू L1, यानी ए और जे के बीच का लेंथ हमने L1 मान लिया। तो अभी आपने पढ़ा है कि प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, ए और जे के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमने ए और जे लिया है। और अब प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर से आप जानते हैं कि वी ए जे जो होगा वो के L1 के इक्वल्स होगा, जहां पर L1 जो है लेंथ ऑफ ए एंड जे है। तो इस तरीके से हमने आपके सामने दो इक्वेशन फाइंड आउट कर लिया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, VAJ इक्वल यानी लेफ्ट हैंड साइड आर इक्वल, सो राइट हैंड साइड आर आल्सो इक्वल, E1 इज इक्वल टू KL1, इक्वेशन नंबर 3। तो इस तरह से पहला स्टेप मैंने पूरा किया। जब फर्स्ट स्टेप पूरा हो जाएगा तो अब स्टेप सेकेंड आप चलेंगे। स्टेप सेकेंड अब क्या करते हैं जरा ध्यान से देखिए। सेकेंड स्टेप में विद द हेल्प ऑफ द स्विच we put the cell E2 into the circuit while the cell E1 is open circuit, and after that we move the jockey on the potentiometer wire. Let us consider when the jockey is put
when the jockey is put at the point J dash, when jockey is put on the potentiometer wire at the point J dash, then the galvanometer does not show the deflection. If the potential difference between A and J dash is equal to the EMF of the cell E2. Both are equal but in opposite. So इस केस में हम कह सकते हैं कि VA and J dash is equal to E2 होगा। वही वाला स्टेप फिर चलेंगे आपका कि हमने क्या कर दिया कि सेल स्विच डबल वे की स्विच से अब हम सेल E2 को सर्किट में इन कर देते हैं। सर्किट में इन करने का मतलब कि सेल E2 से सर्किट में करंट का फ्लो होता है, जबकि सेल E1 ओपन सर्किट में होता है। और उसके बाद जब जाकी को हम पोटेंशियोमीटर वायर पर स्लाइड करते हैं तो सपोज कर लिया कि जब जाकी को हम J डैश पर रखते हैं तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं होता, तो उस समय A एंड J डैश के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेल E2 के इक्वल होगा और अपोजिट होगा, इसीलिए गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि VAZ is equal to E2। दैट इक्वेशन बी सपोज दैट इक्वेशन 4। फिर ले सकते हैं कि इफ लेंथ A एंड J डैश इज इक्वल टू L2, यानी A एंड J डैश के लेंथ को हम L2 सपोज कर देते हैं। तो फिर according to the principle of potentiometer you know that VAJ dash is equal to KL2, इक्वेशन नंबर 5। अब आप देखिए कि 4 एंड 5 को भी कंपैरिजन करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, सो राइट हैंड साइड आर आल्सो इक्वल। From equation 4 and 5 left hand side are equal, so right hand side are also equal, तो E2 is equal to KL2, इक्वेशन नंबर 6। अब आप देखिए एक इक्वेशन हमने थर्ड निकाला, एक इक्वेशन हमने 6 निकाला। आप क्या करिए कि इक्वेशन थर्ड में इक्वेशन 6 से आप डिवाइड कर दीजिए, यानी डिवाइड द इक्वेशन थर्ड बाय इक्वेशन 6। सो E1 अपान E2 इज इक्वल टू KL1 अपान KL2, K से K कैंसिल, सो E1 अपान E2 इज इक्वल टू L1 अपान L2। तो क्या आपने स्टडी किया? आपने स्टडी किया कि पोटेंशियोमीटर से हम दो सेल के ईएमएफ में कंपैरिजन कर सकते हैं। तो जब पोटेंशियोमीटर पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए आप जाएंगे तो उस कंडीशंस में जो 2 साल आपने लिया है, बारी बारी से सेल को सर्किट में इनपुट करने के बाद आप जो है नल पोजीशन पता कर लीजिए। जब नल पोजीशन फाइंड आउट हो जाएगा तो तुरंत लेंथ L1 को मेजर कर लीजिए। फिर डबल वे की से आप से दूसरे सेल को सर्किट में इन करिए और फिर नल पोजीशन फाइंड आउट करिए। जब नल पोजीशन मिल जाता है तो पोटेंशियोमीटर वायर को मेजर कर लीजिए, वो लेंथ L2 हो गया। L1 L2 को जब यहाँ पर आप रख देंगे तो आपको कंपैरिजन हो जाएगा E1 एंड E2 में। यानी इस तरीके से हम E1 E2 में कंपैरिजन कर सकते हैं। कंपैरिजन का मतलब क्या हुआ, हमको ये पता चल जाएगा कि किस सेल का ईएमएफ हाई है और किस सेल का ईएमएफ लो है। तो ये था आपका कंपैरिजन ऑफ द ईएमएफ ऑफ 2 सेल्स। चलिए इस पर एक न्यूमेरिकल्स आपको बता देते हैं। सिंपली सपोज कर लीजिए कि in a potentiometer we take a cell of EMF 1.5 volt, यानी 1.5 वोल्ट एक सेल का ईएमएफ है और इस ईएमएफ पर जो है हमको जो नल पोजीशन मिलता है वो मिल रहा है 30 सेंटीमीटर पर। देखिए हम क्वेश्चन को सिंपली शॉर्ट में स्टेट कर रहे हैं कि इन ए पोटेंशियोमीटर वायर a cell of EMF 1.5 volt, null position occurs at the 30 centimeter length. We take another cell of the EMF E2, या ये कह सकते हैं कि for the another cell whose EMF is E2 and null position is occurs at the 60 centimeter, तो find the EMF of the second cell, यानी हमको इसका EMF निकालना है। मतलब क्वेश्चन में मैंने क्या दे दिया कि हमने एक सेल E1 लिया जिसका ईएमएफ 1.5 वोल्ट है और इस सेल के लिए पोटेंशियोमीटर वायर पर 30 सेंटीमीटर पर नल पोजीशन फाइंड आउट होता है।
एक हमने दूसरा सेल ले लिया जिसका ईएमएफ हमको नहीं पता है, लेकिन जब हमने पोटेंशियोमीटर वायर पर जब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया तो हमको 60 सेंटीमीटर पर नल पोजीशन फाइंड आउट हो गया। तो हमको फाइंड आउट करना है ईएमएफ ऑफ द सेकेंड सेल। तो यू कैन अप्लाई दिस फार्मूला E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। E1 का वैल्यू 1.5 अपॉन E2 एंड L1 का वैल्यू 30 अपॉन L2 का वैल्यू 6। 31 जा 30, 32 जा 60। आप देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो E2 1 जा E2 इज इक्वल टू 15, 2 जा 30, डेसिमल का 1 डिजिट लगा देंगे। तो E2 का वैल्यू क्या हो गया? 3 वोल्ट। तो देखिए इस तरीके से आपका 1 मार्क क्वेश्चन में, यहाँ तक कि जो 20 मार्क जो क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क में, उसमें भी इस तरीके से छोटा न्यूमेरिकल क्वेश्चन इंक्लूड कर सकता है। तो इस तरीके से आप जो है सिंप्लीफाई करेंगे। कोई डाउट? नो सर। नो सर। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। अब एक और आर्टिकल रह जाता है कि हाउ कैन यू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल विद द हेल्प ऑफ द पोटेंशियोमीटर। उसको बता देते हैं, तो ये चैप्टर आपका दी एंड हो जाएगा। तो आज तो नहीं हो पाएगा क्योंकि टाइम आपका जो है नो सर। बहुत कम है। स्टार्ट करेंगे तो फिनिश हो जाएगा। आप बाय द वे कोई क्वेश्चन अगर पुट अप करना चाहे तो आप पूछ सकते हैं। चलिए 1-2 मिनट का टाइम बचा है। कोई क्वेश्चन है आप? नहीं सर। ठीक है, ओके। तो ये आप प्रिपेयर कर लीजिएगा और ये जब ये चैप्टर आपका एंड हो जाता है तो फिर आपका न्यू चैप्टर जो है स्टार्ट करेंगे। जैसे आपको सर कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं? अभी तो उसी चैप्टर पे हैं सर, सेकंड चैप्टर पे पोटेंशियल अभी एंड वो कैपेसिटेंस खत्म हो गया। पढ़ा रहे हैं। सेकंड चैप्टर, अब दूसरा चैप्टर स्टार्ट न्यूमेरिकल्स खत्म कर दो। अच्छा अच्छा, तो ठीक है। आप देखते हैं कि वो जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उसका नेक्स्ट चैप्टर हम जो है स्टार्ट कर देंगे आपको। और इस बार ठीक है सर। फिलहाल तो जो आपका दिखाई दे रहा है कि जो ऑनलाइन क्लासेस है, स्कूल रीओपन होने का कोई चांस तो अभी दिखाई नहीं दे रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, तो इसलिए आपके ऊपर प्रेशर ज्यादा है। अब सपोज कर लीजिए कि आप सेल्फ स्टडी करेंगे, वही आपके लिए जो है दी बेस्ट है। क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत जो है बहुत हम ब्रॉड नहीं जा पाते हैं, क्योंकि ऑफलाइन क्लास के अंतर्गत आदमी जब रन करता है तो उस समय एक तो ब्लैक बोर्ड का पूरा स्पेस मिलता है, साथ ही साथ जो है आप इंटरेस्ट हो जाते हैं। अगर कुछ बताया गया, अगर आपको कहीं से भी कोई ट्रबल्स होता है तो पूछते हैं कि ये कैसे, चीजें नहीं होती हैं इस बात। तो इस तरह से बहुत सारे डिफिकल्टियां तो आएंगी, आती होगी आपके सामने। तो आप क्या करिए कि आप करते जाइए, आपके सामने जो डिफिकल्टी आ रही है उसको कागज पर लिख के नोट करते जाइए कि हमको इस पॉइंट में डिफिकल्टी है। अगर ऑनलाइन के माध्यम से अगर आपको दूर हो जाए तो दी बेस्ट। नहीं तो याद रखिए कि जिस दिन आपका स्कूल ओपन होता है वो आप रखे रहेंगे तो 1 बाय 1 करके जो है आप टीचर से डायरेक्ट जो है कि इसका क्या आंसर होगा या इसमें ये हमको ट्रबल्स हो रही है। तो इस तरह से आप काम करें। वैसे एनुअल एग्जाम तो आपका सीबीएसई का टाइम टू टाइम ही होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अंडर प्रेशर होगा। जो चैप्टर भी जो आपके चैप्टर का जो रिड्यूस किया है वो भी कोई बहुत ज्यादा जो है खास का मतलब, वो रिड्यूस वही चीजें किया है जो एक तरह से देखा जाए कि उस चैप्टर में एक्स्ट्रा इंक्लूड कर दिया था। समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए आपका जो है थ्रूअली आप जो है स्टडी करते जाएं, 1 बाय 1 स्टडी करते जाएं और जो भी दिक्कत है उसको आप नोट कर, बस यही कर सकते हैं और कुछ तो नहीं कर सकते हैं। फिर आप वेट करिए, स्कूल आपका रीओपन होता है तो फिर आपको जो है डायरेक्ट क्लास के अंतर्गत वो सारे प्रॉब्लम को रिमूव कर दिया जाएगा जो आपको ट्रबल्स आ रहे हैं। दूसरा ये है कि एनुअल एग्जाम के अंतर्गत जो